तो स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन नंबर 5 तक कर लिया आपका। और 5 के क्वेश्चन को हमने यहाँ पर इसको एक्सपेंड किया एक्सपोनेंशियल को। तो यहाँ पर आ गया 1 माइनस एप्साइलन साई अपॉन के टी माइनस 1 एप्साइलन साई अपॉन के टी। तो यहाँ पर 1 1 कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, 1 1 यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन रह गई दिस वन, एन एप्साइलन और अंदर रह गया माइनस ऑफ एप्साइलन साई अपॉन के टी माइनस एप्साइलन साई अपॉन के टी। तो इट मीन्स ये हो गया 2 टाइम्स, दोनों साइड सेम टर्म्स हैं तो ये 2 टाइम्स हो गया है। तो यहाँ पर बाहर आपका एन एप्साइलन है तो यहाँ पर 2 बाहर आ गया, दोनों माइनस साइन के हैं तो इसलिए माइनस साइन आ गया। और अंदर आपका ये रह गया, ये बन गया आपका 2 एन एप्साइलन स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही साइड एप्सिलॉन है तो ये स्क्वायर बन गया है। और ये साई अपॉन नीचे क्या था आपका के टी था। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है इसको सॉल्व करके, तो क्योंकि दोनों साइन सेम टर्म्स थी, माइनस माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का लग गया। अब यहाँ पर आगे हमने इस माइनस साइन को यहीं रहने दिया और 2n को हम लास्ट में ले गए हैं। इस इक्वेशन को दोबारा से लिखने के लिए हमने क्या किया कि इस इक्वेशन को हमने माइनस ऐसे ही रहने दिया, एप्साइलन स्क्वायर साई अपॉन के टी को लिखा और 2n को हम दूसरी तरफ ले गए। ठीक है, ये 2n हम दूसरी तरफ नहीं, सॉरी पीछे इसको ले गए, क्योंकि ये जो 2n है ये बाकी सभी सॉल्यूशंस के लिए ये वैल्यू तो सेम रहेगी, बट 2n ये वाली वेरी करेगी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पर हमने यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन अज्यूम किया था, तो इसीलिए ही यहाँ पर आपको पता है कि n पॉजिटिव एन नेगेटिव को हमने n ले लिया था और वैलेंसी आपकी 1 हो गई थी, तो वो इस करके ये 2n वैल्यू आई हुई है। तो इट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू वैलेंसीज, तो जैसे जैसे वैलेंसीज की तो वैसे ही उसके लिए अगर हम इसको इक्वेशन को लिखना चाहेंगे तो उस टर्म में आपकी 2n की इक्वेशन जो है वो वेरी करेगी। बाकी आगे वाली जो इक्वेशन हमने निकाली माइनस ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर साई अपॉन के टी, ये आपकी सेम रहेगी। राइट, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट करते हैं दिस वन। अब आगे हमारे पास 7। तो अब बात आती है कि ये तो हमारे पास पीछे जो हमारे पास इक्वेशन आई वो इक्वेशन तो हो गई कि जो हमारे पास अगर यूनिवेलेंट है इलेक्ट्रोलाइट अगर, तो अब बात आती है कि अगर वो यूनिवेलेंट नहीं है तो इसका मतलब होगा कि Z पॉजिटिव और Z नेगेटिव जो हैं वो आपके वो 1 नहीं होगा। तो आगे हम इक्वेशन हमें दूसरी टाइप के सॉल्यूशन के लिए भी लिखनी पड़ेगी, तो इसीलिए हमने अब लिखा कि इफ़ Z प्लस एंड Z नेगेटिव आर नॉट यूनिटी देन यूनिटी, जैसे ये है, ये हमने आपका जो था वो पहले अज्यूम किया था। इट मीन्स कि Z प्लस माइनस Z माइनस इज़ नॉट इक्वल टू 1 है और n पॉजिटिव नॉट n नॉट नेगेटिव भी नॉट इक्वल टू n है। तो अगर ये ऐसा नहीं है तब आपकी इक्वेशन क्या बननी चाहिए? तो उस टाइम में आपकी क्वेश्चन जो होगी, आपको पता है कि मैंने कहा था कि बाकी सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास माइनस ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर साई के टी अपॉन तो सेम रहेगा। ठीक है, ये तो हमारे पास सेम ही रहने वाला है, पर इसके आगे जो हमारे पास 2n लगा हुआ था उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो देखो यहाँ पर उसी की ही वैल्यू चेंज हुई है, आगे हमारे पास वही रह गई है जो पहले थी, सिर्फ इसी की वैल्यू ही चेंज हुई है। तो 2n की जगह पे यहाँ पर क्या है? 2n की जगह पर यहाँ पर है समेशन ऑफ NiZi स्क्वायर। तो ये कहाँ से आया? ये इसीलिए आया क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पर आपकी जो वैल्यू हमने n ली थी वो n नहीं है। अब आपकी n पॉजिटिव और जो आपका n नेगेटिव था वो अब नॉट इक्वल टू n है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ये ऐसे ही एज सच रहेंगी। तो इट मीन्स इनको हम ऐसे ऐसे सम करते जाएंगे, जब हम सभी आयंस को प्लस करते जाएंगे तो इट मीन्स हमारे पास सभी टाइप ऑफ आयंस का समेशन होगा। जितने भी नंबर ऑफ आयंस होंगे उस सॉल्यूशन में उसको हम सम करेंगे, उसका समेशन हमें लेना पड़ेगा।
तो इसलिए यहाँ पर समेशन जो है वो एन आई का है। और z भी मैंने कहा कि वैलेंसीज का भी, ठीक है, जो z पॉजिटिव और z नेगेटिव है ये 1 नहीं है, तो ये इन सभी का इसका भी मल्टीपल आएगा, तो इसलिए ये दोनों ही आपके स्क्वायर हो जाएंगे। अब हम z इसको, क्योंकि ये 1 नहीं है तो ये z जो है आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों का ही मल्टीपल आगे आगे ये होता जाएगा, तो इसलिए हमने उसको समेशन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास समेशन ऑफ एन आई जेड आई स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आई क्या हो गया, ये आई हो गया कि किसी आयत काइंड का जो आपका जो आयन है वो इसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ही हमने नीचे लिखा हुआ है कि वेयर एन आई एंड जेड आई रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम and value of ions of the ith kind. Value of ions are of ith kind है, इसलिए हमने वहाँ पर I लिया। नाउ अब हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इन ऑर्डर टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 7 it is essential to introduce Poisson equations and a relationship between आपकी जो डेंसिटी है रो ई एंड एप्सिलॉन एंड दिस इक्वेशन इज़। तो यहाँ पर आपको एक समझने वाली बात है कि यहाँ पर हमने कहा कि अगर हमने इक्वेशन नंबर 7 को सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि हम इसमें पॉइजन इक्वेशन इंट्रोड्यूस करें, और उस पॉइजन इक्वेशन में हमारा रिलेशनशिप जो रिलेशनशिप बिटवीन हमने इसका रो का साई के साथ लेना है वो हम इसमें यूज़ कर पाएँ। तो आई थिंक ये वाली इक्वेशन आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप कर चुके हों क्वांटम में, अब तक शायद हो पॉस्टुलेट के बाद आपकी क्वांटम इक्वेशन हो भी चुकी होगी, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आपने ये देखा होगा। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हम आपने पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स किया होगा अभी। आई थिंक फर्स्ट आपका ये टॉपिक है जो आप क्वांटम कर रहे हो, आपको रजनी मैम करवा रहे होंगे। तो वहाँ पर आपने देखा कि हम उस पार्टिकल को जैसे बॉक्स में लेते हैं, सपोज़ वो 3 डायमेंशनली वो मूव कर रहा है, तो वो 3 डायमेंशनली हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि सपोज़ वो एक्स एक्सिस में चल रहा है, या फिर वो वाई एक्सिस की तरफ को जा रहा है, या फिर जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो उसी तरह से ही हम उसको 3 डायमेंशन में अज्यूम करते हैं कि वो मूव कर रहा है आपका। तो यहाँ पर भी हमारे उसी तरह से हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि आपके जो आयंस हैं वो मूव कर रहे हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्योंकि उसका बिहेवियर शो करती है, कंप्लीट बिहेवियर हम फाइंड आउट करती है उसके लिए रिलेशन, तो वही हम यहाँ पर अगेन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी शॉर्ट टर्म में आपने इस इक्वेशन को लिखा होगा एनर्जी की फॉर्म में कि आपका एच साई इज़ इक्वल टू ई साई। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में आपने लिखा होगा कि हम जो साई है, जो आपका वेव फंक्शन है, यहाँ पर हम इसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, और ये आपकी जो वैल्यू है आइगन वैल्यू, इसको आपने आइगन फंक्शन का नाम दिया है। ये मैं आप डिटेल में आप पढ़ चुके होंगे क्वांटम में, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाऊँगी अब। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है जो कि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की टर्म में है कि सपोज़ जो मूव कर रहा है आपका, ठीक है, जो आपके आप जैसे पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स ले रहे थे या 3 डायमेंशनल बॉक्स ले रहे थे। अगर आप 1 डायमेंशनल लेते थे तो आपको पता है कि आप सिर्फ यही लेते थे और इन दोनों को आप 0 पुट कर देते थे। पर अगर वो 3 डायमेंशनल में मूव कर रहा है देन हम तीनों ही चीज़ें लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही आयंस की मूवमेंट की 3 डायमेंशनली वो मूव कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, वही हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ किया, और ये आपकी दूसरी तरफ हमने जो आपकी डेंसिटी है आपकी वो यूज़ की। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। मैथमेटिकली हम इसको अगर हम इसमें डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर करके हम पॉइजन इक्वेशन का नाम देते हैं, और इसमें साई हम इस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का नाम देंगे। तो ये हो गया हमारे पास। अब राइट साइड में लेफ़्ट साइड में तो हो गया एप्सिलॉन स्क्वायर साई अपॉन एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, वेव फंक्शन का एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। देन एप्सिलॉन स्क्वायर साई अपॉन एप्सिलॉन
वाई स्क्वायर, वाई एक्सिस के फॉर्म में और देन जेड एक्सिस के फॉर्म में हम इस वेव फंक्शन को ले रहे हैं इस इक्वेशन में। राइट साइड में है -4 पाई रो ई, जो कि हमने अभी डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी जो है हमने वो निकाली है, अपॉन है डी, वेयर डी इज़ द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसको हम डेफिनेशन की वे में भी लिख सकते हैं कि दैट द क्वांटिटी विच मेजर द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में। हम यहाँ पर तो हम फील्ड क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में हम इसको अज्यूम कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 8। तो इक्वेशन नंबर 8 जो है ये आपकी डिनोट कर रही है कि स्ट्रेट आपका अगर आयन चल रहा है, ठीक है, आपका एक्स एक्सिस की तरफ वो जा रहा है, वाई एक्सिस की तरफ वो जा रहा है, मतलब ये हो गया कि हम बात कर रहे हैं कि 3 डायमेंशनली जो आपका जो आयंस हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज आयन है। तो सपोज़ वो आपका कोई सॉल्यूशन है, आपका इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन, वो इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, या इस तरफ जा रहे हैं, तो ये तो एक्स एक्सिस हो गया। और अगर ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, नीचे की तरफ को जा रहे हैं, ये वाई एक्सिस हो गया। और एक तरफ आपका बाहर की तरफ को, और हम पीछे की तरफ को जा रहे हैं, ये आपका अबव, एंड ये अबव नहीं बोल सकते, इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एंड दिस इज़ बैक ऑफ माई स्क्रीन। तो ये हो गया आपका जेड एक्सिस। तो इस तरह से वो मूव कर रहे हैं। तो अगर हम इस तरह की एजम्पशंस लेते हैं तब आपकी क्वेश्चन नंबर 8 होगी। इट मीन्स कि जो वो आपका जो आयन है वो जस्ट आपका मूव कर रहा है, इधर आपका मूव करते हुए इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, देन इधर नीचे आ रहा है, इधर जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, इस तरह से वो मूव कर रहा है। तब तो आपकी क्वेश्चन है, हमारी इक्वेशन नंबर 8 ही रिप्रेजेंट करती है। बट अगर वही क्वेश्चन अगर आपकी हम इसमें अगर वो उसकी इक्वेशन जो है वो आपका वो गोल घूम रहा है, ठीक है, आपकी इस तरह से है, आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की जगह पे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर रहे हैं ताकि हम उसकी हर तरह की मूवमेंट को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो इट मीन्स कि उसकी जगह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की जगह पे हम अगर पोलर कोऑर्डिनेट लेते हैं तो हम उसकी सर्कुलर मोशन को भी वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।